दोस्तों नमस्कार है। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आनंदित होंगे। तो मैथमेटिक्स के सेशन में आज मैं आपके साथ जुड़ूंगा और कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो। तो स्वागत है, गुड इवनिंग। और चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला सवाल आपके सामने। क्वेश्चन है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं? हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 200 आर डिवाइडेड बाय बोथ 2 एंड 3? तो ऐसे कितने पूर्णांक 1 और 200 के बीच में आते हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाते हैं? तो देखिए, इस तरह के जब प्रश्न आपको मिलते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है क्वेश्चन को करने का। आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर 2 और 3 की बात कर रहा है, एक संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वो सबसे छोटी संख्या 6 होगी, फिर 12, नहीं जितने भी 6 के मल्टीपल होंगे वो सब नहीं, पेडागोगी नहीं होगी। ठीक है ना? तो क्या करें, आपने कहा कि 6, 12, ऐसी 18 और लास्ट तो देखा जाए तो आपने क्या देखा, 198। तो इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो एक सीरीज आपके सामने बन जाएगी जो 6, 12, 18, 2 और 3 से सबसे छोटी कटने वाली संख्या 1 और 200 के बीच 6 और बड़ी से बड़ी 198 है। ये तो शायद आप देख रहे हैं 6 का अंतर हो गया, तो ये एपी होगी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। और उसमें अगर हम बात करते हैं कि टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो क्या होता है, आप कहते हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, डिफरेंस है, और एन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो क्या देखिए, आपने कहा टी एन, तो आपको टी एन निकालना है। कितने पद है इसके अंदर, तो ये कितने हैं, आपने कहा ए मीन 6 प्लस एन आपको नहीं पता है माइनस वन इंटू डी कितना है, वो भी 6 है। अब देखो टी एन में लास्ट टर्म कितनी है, 198। तो 198 इज इक्वल टू 6 प्लस 6n माइनस 6, 6 से 6 कट गया, तो n इज इक्वल टू 198 अपॉन, तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18, तो 33 जो है वो संख्याएं हैं जो 1 और 200 के बीच कटेंगी। तो ये तो तरीका हमारा बेसिक हो गया कि जिसको हम बेसिक से बिल्कुल करते हैं। अगर आप इसका एडवांस तरीका सीखें तो आपको एक चीज को याद रखिएगा, अगर उसका ए और डी दोनों समान है, जैसे हमने कहा ए भी 6 है और डी भी 6 है, अगर वो दोनों बराबर है तो कुछ मत करो। उसने बोला 200 तक कटने वाली संख्या बताओ, तो 200 में सीधा आप 6 का डिवाइड कर दो, सीधा 6 का डिवाइड। तो क्या देखेंगे अब, 6 तिया 18, कितना बचा, आपने कहा 2 0, 6 तिया 18। बस आपको शेष से मतलब नहीं, पूरी पूरी बार कितना कट गया, 33 टाइम, तो वही आंसर है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई कैसे करना है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको। क्लियर है? इजी था, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया मनोहर। तो राइट ऑप्शन आपने एकदम सही दिया है। एक और सवाल की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं एक और सवाल। ऐसे सवालों का बहुत बोलबाला है, तो देखते हैं क्या इस सवाल में आप देने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5 किसके बराबर है? तो ये सवाल जब इस तरह के आपको मिल जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके सामने आ जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस प्रश्न को बैक एंड से सॉल्व करना चाहिए। क्या बोलते हैं, बैक एंड से। यानी वैसे इतना बड़ा नहीं आता, मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा लिया है जिससे कि आपके सारे फैक्ट्स और डाउट्स क्लियर हो जाए। तो बैक एंड से सॉल्व करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। मैं आपको कलरफुल दिखाता रहूंगा। पहले मैं इस वाले वैल्यू को सॉल्व करूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 माइनस 1 अपॉन 5, यानी 5 पंजे 25 में से गया 24/5। इज इट क्लियर? तो यानी इस वाली वैल्यू का मान कितना आपके सामने आया, कितना था, 24/5। अब मैं इस वाली वैल्यू को लूंगा, इस वाइट वाली को। आपने कहा ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हुआ 2 प्लस 1 अपॉन, और इस येलो वाले का मान कितना है, 24/5। तो 5 ऊपर चला गया, तो ये क्या बना, 2 प्लस 1 5 अपॉन 24। अब इसको सॉल्व करते हैं, 24 दूनी 48 और 5 53, 53/20। यानी इस व्हाइट वाले ब्रैकेट का वैल्यू ये आ गया 53/24। अब फिर दोबारा से इस वाले को ले लेते हैं, ऊपर वाले को, इसका मान कितना हुआ, अब देखो ये क्या था, यहाँ लिख देते हैं 2
प्लस 1 और इस पूरे अंदर वाले व्हाइट वाले ब्रैकेट को आपने सॉल्व कर लिया। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 53/24। अब 24 ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 24/53 कितना हुआ, 53 दूनी 106 और 24 130। तो ये 130/53 हो गया, यानी इस वाले ब्रैकेट का भी वैल्यू आपको मिल गया है। ठीक है, ओके, आपने कहा सर ओके। तो अब एक और ब्रैकेट, अब नया वाला देखते हैं। अब इस वाले ब्रैकेट को पकड़ते हैं, व्हाइट वाला बना दोबारा से बना लेते हैं। तो ये क्या हुआ, आपने कहा यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, 2 प्लस 1 अब अंदर वाले येलो का मान था ये 130/53, 130/53, 53 ऊपर चला गया तो ये क्या बना, 2 प्लस 53/130, 130 दूनी 260, 260 और 5 13, 313। ये कितना हुआ, ये हुआ 313/100। अब इस वाले ब्रैकेट का भी आपको पता लग गया। अब लास्ट वाला बचा है ये कंप्लीट, एक एक करके वैल्यू निकालते गए हम। तो ये क्या बना, ये बना 2 प्लस 1/313/130, 130 ऊपर चला गया तो क्या हुआ, 2 प्लस 130/313। तो 313 दूनी 626, 756/313। तो राइट ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन नंबर 3। होप सो आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है। सीमा थैंक यू। बात समझ में कैसे करना है, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जब धीरे धीरे आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत तेजी से बनाने भी आ जाएंगे। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट आंसर आपने दिया है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं उसी तरह से, ये रहा। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि करें, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा मूल्य 33 रुपए हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। Firstly, increase the price of an item by 10% and then increase it by 20%. Then the final increase was 33. Then what was the starting price? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखो, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि करो, तो आप सभी जानते हैं अगर मैं किसी का भी मूल्य मानता हूं तो इनिशियल प्राइस 100% होता है, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ये कॉस्ट प्राइस 100% होता है, उसके ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो उसने दो वृद्धियां कर दी, उसमें पहले 10% की और फिर 20% की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये दो कॉन्जुगेटिव वृद्धियां हैं, एक 30 की और एक 20 की, तो शायद आपको याद आ जाएगा कि हमें इफेक्टिव परसेंटेज लगाना होगा, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 ऐसी करते हैं ना। तो इसमें ए का वैल्यू कितना है, आपने कहा सर 10 प्लस का 20 प्लस 10 गुणा 20/100, ये क्या हुआ 30 प्लस 2। तो इन दोनों परसेंटेज से 32% का इजाफा हो गया। गुड इवनिंग, कैसी है नेहा। तो इन दोनों से 32% का इजाफा हुआ, टोटल मूल्य कितना बना, आपने कहा 100 पहले था, 32 ये बढ़ गया, तो जो टोटल वैल्यू ही वो 133% है, 132% है। और उसका वैल्यू कितना दिया है, 33 रुपए, क्योंकि अंतिम बड़ा मूल्य कितना था, 33 है। तो 132% का वैल्यू कितना दिया, 33। आपसे पूछा है 100% का वैल्यू कितना, तो निकाल सकते हैं 33 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन, ऐसे गुणा कर देते हैं, अपॉन 132। 33 चौका 132 और 25, राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज 25 रुपए। बात समझ में आ गई, आसान था। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको एग्जाम में जब दिख जाते हैं तो इनको आप तुरंत खत्म करने की कोशिश करो, बहुत ही इजीली ये मैनेज हो जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, यू विल गेट द आंसर्स। आसान था ये भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। बहुत बढ़िया। तो चलो एक और सवाल फिर लेते हैं आपके सामने, अगर आपको सब चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे, तो एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैं कुछ इस तरह से रखता हूं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत सिंपल सवाल है। एन अमाउंट बिकम 3 टाइम इन 10 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। गुड आफ्टरनून पुष्पेंद्र जी। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो गई। अब देखो इन सवालों को हम कैसे करते हैं। अब ये मत मानना कि माना मूलधन बराबर x और ब्याज हुआ बराबर ये 10x 3x,
तो 2x ब्याज हुआ, ये बड़ा आपको टिपिकल लगेगा। तो कैसे करना है, देखो सिंपल, देखो आपको बताया कि एक ब्याज जो है, हमने माना हमारे पास 100% अमाउंट था, स्टार्टिंग में 100% अमाउंट था, वो कितना हो गया, साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो गया, 10 साल में कितना हो गया, वो 300 हो गया। भाई हमारे पास 100% धन था, वो 10 सालों में 300% बन गया, तो टोटल ब्याज कितना बना, भाई ये तो टोटल मेरे पास 100 रुपए थे, वो 300 बन गए, तो ब्याज कितना हुआ, आपने कहा सर 300 माइनस का 100, 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो 10 सालों में 200% का ब्याज है, तो भाई एक साल में कितना ब्याज होगा, आपने कहा 200/10, 20%। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो नो नो, इज इट क्लियर, आसान है, कोई प्रॉब्लम आई किसी को, मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, होप सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी आपके सामने। क्लियर है, क्लियर कट सवाल, एनी इशू, एक बारी में आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े, सिंपल। तो देखो कोई फॉर्मूला आप यूज नहीं कर रहे, बस कॉन्सेप्चुअल स्टडी करोगे तो यू विल गेट द आंसर क्विकली एंड फास्टली। एक और सवाल, किसी धनराशि के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, यह धनराशि कितनी है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट and the simple interest of 2 years is rupees 40 from 10% annual rate of interest of a money, then how much is this amount, कितना वो अमाउंट होगा, 4000, 3600 यानी 3600, 4200 या 3200। किसी धनराशि के 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो धनराशि कितनी है। बड़ा सिंपल सवाल है, मतलब क्या है, आपके पास कोई अमाउंट है, पता नहीं वो कितना है, लेकिन उसने कहा अगर 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो 2 साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो 2 साल का, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 40 रुपए, इसका मतलब ये है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स का, दोनों को घटाओगे तो 40% आएगा। अब ये हम कैसे निकालें ब्याज, हमें तो धनराशि नहीं पता है। अब यहाँ पर अब दो तरीके अपनाते हैं, या तो 100 मानते हैं या एक्स मानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई भी ब्याज निकालना है, कोई भी इंटरेस्ट अगर आपको परसेंटेज में निकालना है जैसे साधारण ब्याज में, तो वो क्या होता है, वो होता है दर मल्टीप्लाई बाई समय, यानी दर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा परसेंटेज में। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि 2 साल का ब्याज कितना होगा 10% के हिसाब से, अगर मैं ऐसा ही निकालूं, तो आपने कहा 2 साल का, सर पहले साल का भी 10% और अगले साल का भी 10%, तो टोटल 20% हुआ ऐसा ही, क्योंकि 2 साल का था ना, तो पहले साल का भी ब्याज 10% था, दूसरे साल का 10% था, तो 2 साल का ब्याज 20% मिला होगा। सेम अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो पहले साल 10% दूसरे साल भी 10%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ब्याज पर ब्याज होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। तो मुझे 10% था, तो अगले वर्ष 10% का भी 10% आपको ब्याज मिलेगा, तो कितना हुआ, आपने कहा 10 का 10% एक, तो 1% ब्याज मिलेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 21%। आज समझ में आ रही है, 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ब्याज पर ब्याज भी मिलता है। तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 21% है, 2 साल का साधारण ब्याज 20% है, तो अब दोनों का अंतर कितना है, आपने कहा 21% माइनस का 20% इज इक्वल टू कितना, 40 है। तो भाई 1% का वैल्यू कितना हुआ, 40 के बराबर। वो पूछ रहा है 100% का वैल्यू कितना है, तो आपने गुणा कर दिया ऐसे, तो 4000 रुपए। तो प्रॉब्लम बहुत ही इजीली आपने एक बार में सवाल को समझ लिया और कर लिया। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है और आप इजीली कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, तो आपके सारे जवाब, सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से आपको प्राप्त हो जाते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट शुड बी इन योर माइंड। वन मोर क्वेश्चन एट योर स्क्रीन, देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। जब एक साइकिल के मूल्य में 20% कम किया गया, तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
हाँ जी पुष्पेंद्र, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई। दुकान पर बिक्री पर क्या प्रभाव? 40% कमी, 4% कमी, 4% वृद्धि, 10% की वृद्धि, या फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो समझने की कोशिश करिएगा, इस तरह के प्रश्नों में आपको एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। जब भी कोई ऐसा सौदा होता है जहां पर एक वस्तु पर कुछ चीज बढ़ती है या कम होती है, या घटती है या बढ़ती है, या अधिक होती है कम होती है, या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है, या पहले कम घटती है फिर बढ़ती है, तो ऐसे केसेस में हम हमेशा इफेक्टिव परसेंटेज को यूज करते हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया भी हुआ है। इफेक्टिव परसेंटेज उसको बोलते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। बस इसमें एक बात का याद रखना पड़ता है कि जो चीज वृद्धि होती है, लाभ होता है या बढ़ती है, उसको प्लस में नोट करते हैं, और कोई कमी या हानि होती है उसको माइनस में करते हैं। तो पहले 20% कम हुआ तो यानी ए का वैल्यू क्या होगा, -20, और दूसरा वाला बढ़ा तो बी का वैल्यू होगा +20। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमने तो ये भी पढ़ा है कि ऐसे केस में हमेशा हानि होती है और R² / 100 होता है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब दोनों वैल्यूज बराबर है, जब दोनों वैल्यूज बराबर है, ठीक है ना। अगर वो कम ज्यादा हो तो ये काम नहीं करता। तो ये फॉर्मूला जो है, अगर वो कम ज्यादा भी होगा तब भी उसको सही उत्तर निकाल कर देगा आपको। तो यानी -20 +20, जब माइनस प्लस की मल्टीप्लाई हुई तो -20 गुणा 20, कितना हुआ आपने का 4%। माइनस, और माइनस क्या शो करता है, कमी। तो यानी 4% की कमी उसके अंदर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सेशन को लाइक शेयर करना ना भूल, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें कि कैसी आपको वीडियो लग रही है। एक और प्रश्न है आपके सामने, यदि P प्लस क्यू का 20% बराबर P माइनस क्यू का 50% है तो P रेशो क्यू का मान ज्ञात करो। यदि P प्लस क्यू का 20% P माइनस क्यू का 50% है तो P रेशो क्यू का मान ज्ञात करो। 8357, यानी 7:8, 7:3, 7:5, या 5:7। If 20% of P plus Q is equal to 50% of P minus Q, then find the value of P ratio Q। देखते हैं जवाब क्या मिलता है, क्या होता है आपके पास। प्रश्नों का जवाब कैसे करते हैं आप शो, बहुत सिंपल सवाल है, देखो यहाँ कर देते हैं। P प्लस क्यू का 20% यानी 20/100 किसके बराबर है, P माइनस क्यू के 50%, 50/100। देखो 100 दोनों तरफ से हटा दिया, जीरो जीरो से जीरो काट, देखो कि दोनों तरफ सेम संख्या है। तो ये क्या बना, ये बना 2P प्लस 2Q इज इक्वल टू 5P माइनस का 5Q। अब देखो इसको इधर लाया, इसको उधर भेज दिया, तो 5P माइनस का 2P इज इक्वल टू 2Q प्लस का 5Q। तो ये क्या बना, 3P इज इक्वल टू 7Q। अब P Q को इधर ले आए और 3 को उधर भेज दिया, तो P/Q आया 7/3। तो आप कह सकते हैं P रेशो Q इज इक्वल टू 7:3। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई, आसान है। तो जब सवाल मिल जाए ना तो बड़ा आनंदित हो जाते हैं, जिस तरह के प्रश्नों को जब पूछा जाता है तो भाव विभोर उठती हैं चारों दिशाएं, और प्रश्न गूंज गूंज के चारों दिशाओं से आता है, कहता है भाई साहब तो अंक ले जाओ, बस मुझे सॉल्व कर दो। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, 7:3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, खूबसूरती से आप लोग जवाब देते जा रहे हैं और सेशन को लाइक शेयर करते जा रहे हैं। एक और, एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों के लिए खाना है। यदि 4 दिनों बाद 300 आदमी चले गए तो वह खाना फिर कितने दिनों तक चल पाएगा। एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों के लिए खाना है। यदि 4 दिन बाद 300 आदमी चले गए तो वह खाना फिर कितने दिनों तक चल पाएगा, 30, 25, 28 या 32। A fort has food for 1,200 men for 28 days. If after 300 days, 300 men after 4 days, 300 men have left, then how many days will that food last? देखो ऐसे सब सवाल समझे तो उनको बड़ा आसानी से समझना। अब ये मान के चलो कि एक किले में 1200 आदमी है और एक आदमी एक दिन में एक पैकेट खाना खाता है, समझ रहे ना।
एक दिन में एक आदमी एक पैकेट खाना खाता है, तो 1200 आदमी एक दिन में कितना खाएंगे? 1200 पैकेट। यानी एक दिन की जो डिमांड है खाने की वो 1200 पैकेट है, और आपने कहा 28 दिनों के लिए खाना पूरा था, तो टोटल खाने के पैकेट कितने रहे होंगे? 28 की आपने गुणा कर दी। 00 12 8 96, 12 दूनी 24 और 33। तो कुल खाने के पैकेट कितने हुए? 33,600। ये बात समझ में आ रही है कैसे किया है? ये सिर्फ ये मान के किया गया है कि एक दिन में एक आदमी एक पैकेट खाना खाता है, तो 1200 आदमी एक दिन में 1200 पैकेट खाना खा लेंगे, और खाना 28 दिनों के लिए कंप्लीट है, तो मैंने 1200 में 28 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल पैकेट कितने अवेलेबल होंगे वहां? 33,600। उसने बोला 4 दिन बाद, 4 दिन बाद 300 आदमी चले गए। अब देखो 4 दिन बाद अब कितना हुआ है कि 1200 लोग यहाँ अवेलेबल हैं, और खाना कितना अवेलेबल है? 33,600 पैकेट। उसने बोला 4 दिन बाद 300 आदमी चले गए। भाई 4 दिन बाद की बात हो रही है, तो 4 दिन बाद जब कितने आदमी चले गए? 300। लेकिन 4 दिन तक इन आदमियों ने 1200 ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा? आप बताओ। भाई 1200 आदमी थे, वो 4 दिन तक तो रहे ना, 4 दिन बाद ही तो गए हैं। तो इन 1200 आदमियों ने 4 दिन में कितना खाना खाया होगा? आपने कहा सर 4,800 पैकेट खाना खाया होगा। तो अभी जब 4 दिन बाद कितना खाना बचा? 0 0 14 में से 8 गए 6, और 12 में से 4 गए 8, और सॉरी 16 में से 8 गए 8 और 2। तो पैकेट कितने बचे? 28,800। और जब 300 आदमी चले गए तो आदमी कितने बचे? 900। तो अब यानी अब उस किले में 900 आदमी है, और पैकेट कितने? 28,800। क्लियर है? तो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसने बोला कि वो कितने दिन खा पाएंगे? तो आपने कहा सर तो 28,800 पैकेट हैं, 900 आदमी है, तो 9 2 तिया 27 और 9 दूनी 18, तो 32 दिन खाना और। क्लियर है? तो खाना 32 दिन तक और चल पाएगा। कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल लॉजिक है। क्योंकि 1200 आदमी थे, एक आदमी एक दिन में एक प्लेट खाना खाता है, तो 28 आदमी 28 दिन का खाना अवेलेबल है, तो उस किले में 33,600 पैकेट थे। 1200 आदमी ने 4 दिन तक खाना खाया, तो 4800 पैकेट खा गए, इतने बचे। और चौथे 4 दिन बाद 300 आदमी चले गए, तो 1200 में से 300 आदमी गए, तो 900 आदमी रह गए। अब 900 आदमी रह गए, तो 900 आदमियों के लिए खाना कितने पैकेट बचा? 28,800। तो वो कितने दिन चलेगा? तो आपने कहा एक आदमी जब एक दिन में एक पैकेट खाना खाता है, तो 28,800 पैकेट को 900 आदमी कितने दिन में खाएंगे? डिवाइड कर दिया, आपको आंसर मिला 32। तो 32 दिनों में तक वो खाना खा पाएंगे। समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना भाई सेशन को। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ही रहा। एक वर्ग, इस तरह के पेपर सीटेट में आ रहे हैं क्वेश्चन जो अभी करंट चल रहा है। एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा? Folded wire in the form of a square occupied an area of 484 square centimeter. If the wire is folded into the circle, then the area covered by it will be what? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार 484। अब देखो सवाल समझना, यानी एक वर्ग के रूप में, ये वर्ग हम बना देते हैं, ये एक वर्ग है। इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 484 है, 484। यानी ये क्या है? ये ए वर्ग है। और किसी भी वर्ग का स्क्वायर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है ना। तो अगर मैं ए का वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा? 484 का वर्गमूल। वो कितना होता है? 22। भाई 484 का वर्गमूल तो 22 होता है। तो यानी इसकी एक भुजा वर्ग की 22 है। तो इसी तार से, जिस तार से ये बना है, क्या बनाया गया है? एक वृत्त बनाया गया है। अगर मैं इस तार की बात करता हूँ, ये तार को खोल के अगर मैं यहाँ से कट करके सीधा करूं, तो यानी ये ऐसे रहा होगा, यानी ये भी 22 का है, ये भी 22 की भुजा, ये भी 22 की, ये भी 22 की। तो टोटल तार की लेंथ, इसका परिमाण, इसका पेरीमीटर परिमाण कितना है? तो आपने कहा टोटल 88 है। तो इस वृत्त का जो पूरा परिमाप है, इस तार की जो पूरी लंबाई है, वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। अब जो 28 सेंटीमीटर है, तो उससे क्या बनाया गया? आपने कहा इससे हमने एक वृत्त बनाया है। यानी आपके सामने एक वायर है ये इस तरह से, और आपने इसको वृत्त बना दिया ऐसे। तो जैसे अब इसका वृत्त बनाओगे इस तरह से करके, तो ये जो वृत्त था ये 88 सेंटीमीटर का था, इसका वृत्त बनाया तो क्या बना? ये जो 88 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो गई, ये तो परिधि हो गई 88 सेंटीमीटर। बस वही तो काम करना है। और तो वृत्त की परिधि कितनी हो गई? आपने कहा इससे वृत्त बना दिया, तो इसकी परिधि जो है, सरकमफ्रेंस कितनी हो गई? 88।
उसने उसका एरिया पूछा है और परिधि क्या होती है, आपने कहा 2 पाई आर 88। तो आपसे पूछा आर कितना होगा, तो आपने कहा आर इज इक्वल टू 88 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 7/22, है ना। तो 22 × 88 और 2 दूनी 4, तो आर कितना है, दैट इज 14। तो यानी इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 14 आ गई, जो इसकी त्रिज्या है वो 14 है। ओके, अब आपसे पूछा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 मानते हैं, आर मतलब 14 मल्टीप्लाई बाई 14, तो 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, 44 में 14 की गुणा करेंगे तो 4 14 चौके 56 और 14 चौके 56 और 5 1 616। राइट ऑप्शन कितना हुआ, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 616 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ गया है सवाल, इजी था। तो बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, लेकिन ऐसे सवाल लॉजिकली होते हैं और ये आपको समझने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनके लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको आने जरूरी है और आने भी चाहिए। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 28 सेंटीमीटर ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक धातु के बेलन को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ये है वॉल्यूम से क्वेश्चन, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स से क्वेश्चन है। तो 28 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर आधा त्रिज्या वाले एक धातु के बेलन को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। समझ लेना, एक बेलन है ये रहा, ऐसे मैं चित्र बना देता हूं आप लोगों की हेल्प के लिए। ये एक बेलन है जिसको आप सिलेंडर बोलते हैं, ये सिलेंडर है। उसने कहा सिलेंडर की जो हाइट है वो 28 है और इसका जो आधार की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। तो उसने बोला है कि आपको ये गोलियां बनानी है ऐसे, जिसका व्यास 1.5 सेंटीमीटर। तो यानी आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं टोटल कैसे निकालूंगा, अगर मैं इस पूरे बेलन के वॉल्यूम में आयतन में एक गोली के आयतन से डिवाइड कर दूं, तो शायद आपको पता लग जाए कि टोटल नंबर ऑफ गोली कितनी है। क्योंकि भाई गोल पहले बेलन को पिघलाया जाएगा, जब पिघलाया जाएगा जितना भी उसका वॉल्यूम बना उससे गोली बनेगी, गोली ठोस होती है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वहीं अगर हम बेलन के आयतन की बात तो पता लगी, अगर हम गोले के आयतन की बात करें तो वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे तो होता है। तो यानी इन दोनों को डिवाइड करना है आपको, तो आपने कहा ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 3 ऊपर चला गया तो क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट गया। तो यानी आपको क्या करना है 3 r² h अपॉन आर क्यूब। अब देखो ये आपको आर नहीं दिया, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको आर गिवन नहीं है, यहां पर आपको 1.5 इसका व्यास गिवन है। तो आर क्या होगा d/2, यानी व्यास बटा 2, यानी 1.5 अपॉन 2, यानी इसकी रेडियस कितनी है 0.75, तो इसकी रेडियस 0.7 अब पुट कर दो वैल्यू। तो 3 मल्टीप्लाई बाय बेलन का त्रिज्या 6 × 6 और एच 28, और यहां पर देखें तो 4 × 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75। क्लियर है यहाँ तक, कैसे कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। मुझे तो लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए और डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है, यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजीली। ओके, वेरी गुड। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है अब आपका, यहाँ पर समझ में आ रही है बात। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है जवाब। अब देखो अगर मैं इसको 2 से काट दूं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटें 6, तो 27 × 28 बताइए। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है 27 × 28। तो देखो 3 तिया 9 तिया 27 मल्टीप्लाई बाई 28, ये तो शायद 756 के आसपास आएगा, है ना। तो कितना हुआ, दैट इज 756, इधर लिख देता हूँ
इसमें डिवाइड करना 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो बस अब तो शायद आप कर लेंगे इसको आराम से। तो डिवाइड बाई 0.75 कर देंगे तो देखते हैं जवाब क्या होता है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। और तो या तो इसको ऐसे कर लो कि यहाँ से दशमलव हटाओ, ऊपर 100 लगा लो, है ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भाई इसकी जगह हटाओ, यहाँ 100 लगा दो, यहाँ पर भी 100 लगा दो, और यहाँ पर भी 100 लगा दो। तो ये दशमलव से आपको आसानी मिल जाएगी। तो 25 थी 75, 25 चौके 100, 25 थी 75, 25 चौके 100, और 25 थी 75, 25 चौके 100। तो अब इसको ऐसे कर सकते हैं, 1792 गोलियां आपको मिल जाए। राइट ऑप्शन क्या है? ना 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 पुष्पेंद्र, R2 को नहीं कर सकते, यहां गड़बड़ कर देते हैं, फिर तो जवाब ही नहीं आ जाएगा। एक्चुअली जो ऊपर वाली रेडियस है वो बेलन की है, इनके वैल्यू अलग अलग है ना, इसलिए नहीं कर सकते। और नीचे वाली जो है वो गोली की है ना, वो गोली की है, दोनों के मान अलग अलग हैं। इसकी जो बेलन की त्रिज्या वो 6 है, और जो गोली की है वो 0.75 है। तो दोनों कट कैसे कर देंगे? पाई का मान तो दोनों जगह बराबर था, इसलिए पाई से पाई कट गया। लेकिन ऊपर वाला रेडियस अलग है, नीचे वाला रेडियस अलग है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा नहीं तो। राइट ऑप्शन था 1792। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रश्न कैसे हल करना है, कैसे इसको समझना है। तो एक और सवाल आपकी एक स्क्रीन पर रखते ही रहा। क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के तीनों कोण 1:2:3 के अनुपात में है। यदि तीनों कोणों का मान चौथे कोण के बराबर हो तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? हाँ, वो गलत हो जाएगा ऐसे। तो एक चतुर्भुज के तीनों कोण 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इन तीनों कोणों का मान चार कोण के चौथे कोण के बराबर है तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी? बहुत इजी सवाल है। देखो, आप सभी जानते हैं एक चतुर्भुज में क्वाड्रिलेटरल में चार कोण होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, जहां पर तीन आपको दिए हैं, एक है, दो है, तीन है। उसने कहा जो चौथा कोण है वो इन तीनों कोणों के टोटल के बराबर है। तो चौथा कोण कितना बना? आपने कहा 1+2+3, यानी 1:2:3, और चौथे कोण का अनुपात क्या बना? 3:2=5 और 1:6, क्या बना ना? तो अब आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का टोटल कितना होता है? 180। तो अगर मैं इनको जोड़ू 1+2+3+6 इज इक्वल टू 180, तो आपने क्या देखा? 6 3 9 2 11 12, 12:180 के बराबर है। जब 12:180 के बराबर है तो एक अनुपात किसके बराबर होगा? 180/12, तो 15 के बराबर। तो एक अनुपात का वैल्यू 15 के बराबर है। तो सबसे छोटे कोण की माप, सॉरी 360, ये तो 360, माफ करिएगा, मैंने ट्रायंगल समझ लिया, इट्स 360। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा? 360/12, तो 12×3=36, 30 डिग्री। राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज 30 डिग्री। सबसे छोटा जो कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। इजिली आपने समझ लिया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एकदम ओके? ओके, डन, वेरी गुड। आगे बढ़े। हाँ, वो मैंने कर दिया, पहले ही कर दिया, डोंट वरी। वो मैं ट्रायंगल को लेके चल गया था, उसको बाद में डबल करना पड़ता, तो अभी यहीं से कर दिया, इसलिए चार कोण का टोटल यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो बढ़ते हैं, एक और सवाल। यदि 35 घोड़े के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है, तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों तक पर्याप्त होगा? ये आपको बताना है। If 540 kg of grain is enough for 21 days for 35 horses, then how many days will 720 kg of grain be enough for 28 horses? समझते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, समझने की कोशिश करिएगा। उसने कहा ऐसे सवालों को हम करते हैं एमडीएच से। एमडीएच, एमडीएच, M1D1H1, M2D2H2 और अपॉन W1 वर्क 1 एंड वर्क 2 बोथ आर इक्वल। M1D1H1 W1, M2D2H2 1W2। क्योंकि यहां पर आर्स मेंशन नहीं है तो अब इस फॉर्मूले से आर्स को हटा दो। M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। ओके, अब क्या करें? अब हमने देखा M1D1,
अगर मैं M1D1 की बात करता हूँ तो M मीन्स मैन होता है, लेकिन यहाँ पर तो घोड़े हैं, तो 35 हॉर्सेस हो गए। डे कितना दिन खाते थे? 21 दिन। और कितना अनाज था टोटल? आपने कहा सर 540 kg। M2 28 घोड़े। D2 नहीं पता है, दिन पूछे, और 720 किलोग्राम। जीरो से जीरो काट दिया, तो क्या बना? तो कितने दिन लगे? D2 इजिकल टू क्या होगा? 35 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 72 अपॉन 54 मल्टीप्लाई बाई 20। क्लियर है? इसको इधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया। तो देखो इसको डिवाइड करते हैं। 7 तिया 21 और 7 चौके 28, 18 चौक 72, 18 तिया 54 और 3 से 3 कट गया। तो D2 कितना आया? 35 डेज। तो 35 डेज जो है वो काफी रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको पता कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब सबको पता होता है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। वेरी गुड। तो आपको समझ में आया है ये सवाल कैसे करना है, मुझे बड़ी खुशी है। इस तरह से सवाल अगर आप सॉल्व करते रहेंगे, दैट्स वेरी नाइस एंड कूल। एक और सवाल देखते हैं हुजूर, गलत ना हो जाए इस बार। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए हो जाती है तथा 10 वर्षों में वो 3000 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समझते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए हो गई। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में एक इंटरेस्ट है क्या? सिंपल इंटरेस्ट में ये इंटरेस्ट है कि प्रत्येक वर्ष वो बराबर रहता है, बदलता नहीं है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक इंटरेस्ट ये भी है सिंपल इंटरेस्ट में कि हमेशा ब्याज बदलता रहता है, जो उसका बेस अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, वो कभी नहीं बदलता। तो उसने बोला है कि वो कोई धन तक 10 सालों में कितना हो गया? आपने कहा 3000 रुपए, 3000 रुपीज। और वो 8 ईयर्स में कितना हो गया? आपने कहा 2900। तो अगर मैं आपसे बोलूं 2 सालों का डिफरेंस कितना रुपए का आया? आपने कहा 100 रुपीज का। ये 2 सालों का जो ब्याज है वो कितना? 100 रुपए है। तो भाई 1 साल का ब्याज कितना होगा? आपने कहा 100 में 2 का डिवाइड कर दो, 50 रुपए। तो 1 साल में 50 रुपए का ब्याज मिलता है। ये बात समझ में आ गई कि 1 वर्ष में 50 रुपए का ब्याज मिलता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना समझने की कोशिश करना। जब ये 8 साल में, यहां दिखा रहा हूं, ये 8 वर्ष में धन टोटल कितना होता था? 2900 रुपए। इसमें क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट भी था और इंटरेस्ट दोनों मिला करके। तो 8 साल का ब्याज कितना बना होगा? आपने कहा सर 1 साल का 50 रुपए मिलता था, तो 8 साल में कितना ब्याज बना? 400 रुपए। तो यानी अगर मैं 2900 में से 400 रुपए निकाल दूं तो 2500 रुपए उसका प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा। भाई प्रिंसिपल अमाउंट तो 2500 हो गया ना? जो मूलधन था 2500 हुआ ना? आपने कहा बिल्कुल। तो यानी 50 रुपए कमाता है 2500 रुपए पर, और परसेंटेज में कैसे बदलते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करके। आपने कहा ओके, तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। तो आपने क्या कहा? आपने कहा 50/25, 2%। तो जो ब्याज की दर है वो 2%। क्लियर है भाई? इट इज क्लियर। तो राइट ऑप्शन बी कैसे है? कौन से हिसाब से बी कर दे भाई आपने? 2% ही तो होगा। सिंपल यहां देख लो भाई, 50 रुपए कमाता है 2500 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पर 25 दूनी 50, तो 2% की दर तो आ गई, 2% ओनली। तो वो 2% का ब्याज है। क्लियर है? तो कोई भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो आप आसानी से जवाबों को ढूंढ लेंगे, आसानी से आपको उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा सोचना है, देन डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। क्लियर? समझ में आ गई बात? कोई भी परेशानी, चिंता, कष्ट तो नहीं किसी को नहीं होना चाहिए। एक और सवाल लेता हूं। 20% तथा 30% क्रम के दो क्रमवार मानी कॉन्जुगेटिव लगातार बट्टे किस एक समतुल्य बट्टे के बराबर है? which two equal bets of 20% and 30% are equal to one equal discount? और which two equal bets means बट्टा डिस्काउंट, इसको भी डिस्काउंट बोल सकते हैं। डिस्काउंट is equal to the which one of the discount? लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है, समझ लेंगे। तो देखो अभी मैंने बताया था इफेक्टिव परसेंटेज लगाओ आप। और इफेक्टिव परसेंटेज क्या, क्योंकि जब भी क्रमवार चीज होगी तो इफेक्टिव परसेंटेज से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो आपने कहा ओके,
ए इज इक्वल टू कितना है, हम ये गलती कर देते हैं क्योंकि जो डिस्काउंट है ये हमारे लिए नुकसान है, घाटा है। तो डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव चलता है, पॉजिटिव नहीं चलेगा। हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, 20 भी प्लस का 30 भी प्लस का, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव लिया जाता है क्योंकि वो छूट है और छूट हमारे लिए घाटा होती है। तो ए बी माइनस का 20 है और बी बी माइनस का 30 है। तो माइनस का ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 में अगर इसको पुट करूंगा तो माइनस का 20 माइनस का 30, जब माइनस माइनस की गुणा हुई तो प्लस का 20 गुणा 30/100, तो यानी माइनस का 50 प्लस का 206, दैट इज माइनस का 44%, यानी -44 मीन्स डिस्काउंट, छूट, घाटा। तो 44% के एकमात्र डिस्काउंट के बराबर दोनों डिस्काउंट। अभी वो 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जो यूपी टेट का सिलेबस है वो नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से शुरू करूंगा कंप्लीट, बिल्कुल बिगिनिंग से। तो बात समझ में आ गई सबको? ऐसा मेरा कोई साथी जिसको समझ में ना आई हो बात, वो मुझे बता दे। तो 15 ही प्रश्न पढ़ाऊंगा आज, काफी अच्छे प्रश्न रहे और आपने काफी अच्छे तरह से समझा भी नहीं, और मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको बहुत पसंद भी आए होंगे और आपने बहुत आनंद से इनको समझा भी होगा। तो अगर इसी तरह के सवाल आप लगातार चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर और डेली इसी समय, और मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।